हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 65। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और यह पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति में भी भाग 3 है। इस वर्कशीट के माध्यम से हम लोग इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति आपके इतिहास के किताब में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, आपके एग्जाम में आते भी रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ना निहायत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का भी बार बार अभ्यास करेंगे। आज की वर्कशीट कुछ अलग ही किस्म की दी गई है। यहाँ 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और चारों अनुच्छेदों से 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्न 1-1 अंक के हैं, मतलब कि ये पूरा अनुच्छेद 4 अंक का है। तो हम लोग भी इसी के हिसाब से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक एक अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चारों अनुच्छेद के उत्तर एक साथ ही लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कह रहा है कि फ्रांस में पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। किसान थे लेकिन वैसे किसान बहुत कम थे जो लैंडलॉर्ड हों, जमीन के मालिक हो। जमीन किसी और की थी, किसान दूसरे की जमीन में खेती कर अपना गुजारा करते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन मतलब जो बड़े लोग थे, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, मतलब जन्मजात ही इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे प्रथम 2 एस्टेट को। और प्रथम 2 एस्टेट में आते थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट। इन वर्गों को राज्यों से दिए जाने वाले करों से छूट थी, ये राज्य को कर नहीं देते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। सामंती विशेषाधिकार मतलब सामंतों की तरह शासन करने का विशेषाधिकार, सामंती कर वसूल करने का विशेषाधिकार। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अब यहाँ देख लीजिए, किसान क्या क्या करते थे। वो सामंतों को कर तो देते ही थे, साथ ही वो जिसकी खेती करते थे, मतलब जिसके वो एक तरह से सर्वेंट टाइप के थे, तो खेत जिनके थे वो किसानों के स्वामी थे। तो किसानों को अपने स्वामी की सेवा करनी होती थी, स्वामी के घर और खेतों में भी काम करना होता था, सैन्य सेवाएं देना। अगर कभी आवश्यकता पड़े तो किसानों को सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी, और जब सड़कों का निर्माण होता था तो इसमें भी सहयोग करना होता था। और इन सभी कामों के लिए वो बाध्य थे, ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से करते थे, ज़बरदस्ती ये सारे काम उनसे करवाए जाते थे और ये सभी मूल अधिकारों से विहीन थे, इनको किसी भी तरह का मूल अधिकार प्राप्त नहीं था। उसी तरह से अनुच्छेद 2 कह रहा है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा चला था और लोकतंत्र के अधिकार का जो विचार उत्पन्न हुआ था, यह फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण विरासत थे और फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु भी थे, क्योंकि यही सारी बातें पूरे यूरोप में फैली और पूरे यूरोप फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ और पूरे यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य शुरू हुए। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। मतलब पूरे यूरोप में जो सामंती व्यवस्था चलती थी, एक दबदबापूर्ण कुलीन वर्गों का जो व्यवस्था चलता था, ये फ्रांस के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों से और स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार से ही सामंती व्यवस्था का नाश हो गया। हर जगह लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। मतलब कि औपनिवेशिक समाज
ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना। संप्रभु राष्ट्र राज्य का मतलब ये हुआ वैसे राष्ट्र की स्थापना जो अपने प्रभुसत्ता उसके पास हो और इस आंदोलनों में दासता से मुक्ति को भी परिभाषित किया गया, क्योंकि दासता गुलामी उस समय एक बहुत ही बड़ा सामाजिक उसको क्या कहेंगे, मतलब कि सामाजिक गलत काम था। लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, गुलाम बनाकर रखा जाता था, यह सामाजिक कमी थी। तो उस दासता से मुक्ति को भी नई परिभाषा इस क्रांति के माध्यम से मिली। उसके बाद अनुच्छेद 3 है और अनुच्छेद 3 में कहा जा रहा है कि वहाँ जब 1791 में संविधान का संशोधन हुआ, कुछ संविधान बना, तो महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक का मतलब होता है वैसा नागरिक जो रहेगा तो लेकिन उसको कोई भी अधिकार राज्य की तरफ से नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, वो वोट नहीं दे सकती थी, सरकार में भागीदार नहीं हो सकती थी, सरकार चुन नहीं सकती थी, असेंबली में उनका चुनाव नहीं हो सकता था। जो असेंबली वहाँ का शासन के लिए गठित की गई थी, उस असेंबली में महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो महिलाओं के मांगों को उठाएगा कौन, महिलाओं के हितों की चिंता कौन करेगा। तो इस बात के लिए उन्होंने मांग रखी, राजनीतिक पदों की भी मांग रखी कि महिलाओं को भी राजनीतिक पद मिलने चाहिए। और फ्रांस की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उनका मानना था महिलाओं का कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जब उनका प्रतिनिधि होगा तभी तो उनका प्रतिनिधित्व होगा। और यहाँ 1791 के संविधान के अनुसार उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, मतलब राजनीति में किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी महिलाओं को नहीं दी गई थी। इससे भी 4 प्रश्न है और इन चारों प्रश्नों को भी हम अलग से करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 4 है कि तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। मतलब तीसरे स्टेट में कौन कौन लोग थे? सौदागर थे जो बिजनेस करते थे, मैन्युफैक्चरर थे जो सामान बनाते थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और वकील थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ऐसा मानना तीसरे स्टेट के लोगों का था। उसके बाद अब हम देखें तो यहाँ 4 अनुच्छेद हैं और चारों अनुच्छेदों से 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को 4-4 मतलब 16 प्रश्न हो गए। इन 16 प्रश्नों को मैंने अलग से आपके लिए लिख कर रखा है और चलिए अब उन प्रश्नों के उत्तर बता दूं। यहाँ अनुच्छेद 1 के प्रश्न हैं और अनुच्छेद 1 का पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो इसका उत्तर है 90% आबादी किसानों की थी। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो इसका उत्तर है प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है किसानों को कर्ज चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? तो इसका उत्तर है किसानों को कर्ज चुकाने के अलावा अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग करना होता था। उसके बाद प्रश्न 4 है प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? तो इसका उत्तर है प्रथम एवं द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। और फिर अनुच्छेद 2 के प्रश्न हैं, इसमें भी 4 प्रश्न हैं। तो इसका पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार।
उसके बाद है प्रश्न 2, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है यूरोप में फ्रांस से निकली स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार सामंती व्यवस्था के अंत के कारण थे। फिर प्रश्न 3 है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति ने के स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के विचार से यूरोप को प्रभावित किया और पूरे यूरोप में जनवादी सरकार के गठन के प्रयास होने लगे। उसके बाद प्रश्न 4 है फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना ने और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार ने दास प्रथा को प्रभावित किया। अब अनुच्छेद 3 में जो 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। इसका प्रश्न 1 है 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किसे दिया गया था? तो इसका उत्तर है 1791 के संविधान में पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उसके बाद प्रश्न 2 है महिलाओं ने क्या मांग रखी? तो इसका उत्तर है महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। और फिर प्रश्न 3 है महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? तो इसका उत्तर है क्योंकि उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। और प्रश्न 4 है महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? तो इसका उत्तर है महिलाओं को समान अधिकार मिलने से महिलाओं का उत्थान होगा तथा उनके हितों का सम्मान होगा और समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होगी। अब अनुच्छेद 4 के उत्तर। अनुच्छेद 4 का पहला प्रश्न है तीसरे स्टेट में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो इसका उत्तर है तीसरे स्टेट में सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवक और वकील लोग शामिल थे। प्रश्न 2 है क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? तो इसका उत्तर है नहीं, अमीर पादरी दूसरे स्टेट के सदस्य थे। और प्रश्न 3 है तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? तो इसका उत्तर है तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। और प्रश्न 4 है तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके 4 अनुच्छेद के 16 प्रश्न और सारे अनुच्छेद में 4-4 प्रश्न थे। उन सभी प्रश्नों को हमने किया। आपने भी अंत तक हमारे साथ बने रहे और सारे प्रश्नों को किया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।